हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस के बारे में। इसमें हमने पढ़ लिया था ब्रह्म विवाह के बारे में, जैसे प्रजापति विवाह के बारे में पढ़ा था। तो उसी टेबल को हम अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें आता है टेबल में गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यानी कि लव मैरिज, प्रेम विवाह। नेक्स्ट है असुर विवाह, मैरिज विद अ परचेस्ड गर्ल, यानी कि लड़के ने लड़की के घर वालों को रुपए दे दिया और लड़की को खरीद लिया और उससे शादी कर ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे? असुर विवाह बोलेंगे। अगला है राक्षस विवाह, यानी कि फॉर एग्जांपल किंग वन है और एक है किंग टू, ठीक है। इन दोनों की हुई है लड़ाई, तो किंग वन हार गया है और किंग टू जीत गया। तो जो किंग वन की बेटी है उससे शादी कौन करेगा? किंग टू करेगा, ठीक है। सो मैरिज विद दी डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग, हारे हुए राजा की बेटी से शादी करेगा, ठीक है, किंग टू। या फिर ये जैसे राजा है, फॉर एग्जांपल कोई और राजा है, ठीक है, उसकी कोई बेटी है, या फिर कोई प्रजा है, ठीक है, कोई आदमी है उसकी बेटी है, तो उसको किडनैप कर ले कोई, ठीक है। किडनैप करने के बाद अगर शादी की जाए उस लड़की से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राक्षस विवाह, ठीक। स्क्रीन थोड़ी क्लियर कर देती हूँ मैं। अगला है पैशाच विवाह, मैरिज टू अ गर्ल आफ्टर सीड्यूसिंग और रेपिंग हर, यानी कि जोर ज़बरदस्ती करने के बाद उससे शादी की जाए, तो वो होता है पैशाच विवाह। अगला है अनुलोम विवाह, मैरिज बिटवीन अ ब्राइड ग्रूम फ्रॉम अ अपर कास्ट एंड अ ब्राइड फ्रॉम अ लोअर कास्ट, यानी कि लड़का है अपर कास्ट का और लड़की है लोअर कास्ट की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनुलोम विवाह। इसका ऑपोजिट होता है एक प्रतिलोम विवाह। इसमें क्या होगा? जो लड़की है वो अपर कास्ट की होगी और जो लड़का है वो लोअर कास्ट का होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम 16 संस्कार के बारे में। अब ये जो 16 संस्कार दिए गए हैं ना, ये एक व्यक्ति के जीवन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी फेज़ आते हैं किसी भी इंसान के लाइफ में, उसके बारे में बताया गया है, ओके। सो सबसे पहले क्या है? गर्भदान। सबसे पहले है गर्भधान। इसका मतलब है बच्चे का पहला संस्कार जो माँ के गर्भ में आने के वक़्त होता है। जैसे एक किसान बीज बोना शुरू करता है पहले, वैसे ही गर्भ में बच्चे की शुरुआत होती है, ठीक है। अगला है इसमें पोंचवन, ये प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में होता है। कौन से मंथ में? 3rd में, याद रखना, ताकि बच्चा स्वस्थ और अच्छे से डेवलप हो। अगला है हमारे पास, पहले एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट है सीमंत्रोन्नयन, प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ और बच्चे की सुरक्षा और सुख के लिए किया जाता है ये वाला संस्कार। जैसे माँ को मतलब स्ट्रेस फ्री रहे, ठीक है। माँ का स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो बच्चा है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा। नेक्स्ट है जात कर्म, यानी कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसके स्वागत और उसके हेल्थ के लिए संस्कार किया जाता है। जैसे छठी नहीं बनाई जाती है, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है तो उस पहले क्या होगी? छठे दिन पे छठी मनाई जाएगी, फिर कुआँ पूजन होता है, ये सब। नेक्स्ट है नामकरण, ये बच्चे का नाम रखने का संस्कार होता है। जैसे घर में नए बच्चे का नाम रखने का फंक्शन होता है, वैसे ही नामकरण समारोह। अगला है हमारे पास निष्क्रमण, पहली बार जब बच्चा घर में मतलब घर से बाहर निकलता है तो ये संस्कार होता है। जैसे पहली बार मंदिर गया बच्चा या फिर गार्डन ले जाना, ठीक है, बच्चे को घुमाने के लिए। नेक्स्ट है अन्नप्राशन, यानी कि जब बच्चे को पहली बार अन्न यानी कि खाना दिया जाता है। जैसे किसी बेबी का पहली बार खाना खाने का दिन है तो वो स्पेशल होता है। अगला है चूड़ाक्रम, इसका मतलब है बच्चे का मुंडन करना। कहीं कहीं पर ऐसे भी होता है कि भाई कोई मतलब स्पेशल मंदिर होता है और वहाँ पर कोई मेला लगता है, तो वहाँ पर स्पेशली जाकर तब मुंडन कराया जाता है बच्चे का। तो वही है, इसमें चूड़ाक्रम में होता है मुंडन कराने का फंक्शन। अगला है कर्णवेद, यानी कि बच्चे के कानों में छेद करना। जैसे लड़कों और लड़कियों के कानों में पियर्सिंग करते हैं ना, वही। नेक्स्ट है विद्यारंभ, यानी कि पढ़ाई स्टार्ट करना, बच्चे की पढ़ाई शुरू होने का संस्कार। जैसे स्कूल का पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको अपना मतलब स्कूल का पहला दिन याद रहता है। आपने बचपन में एक ऐसे भी लिखा होगा, आर्टिकल लिखा होगा ना, माई फर्स्ट डे एट स्कूल। फिर कॉलेज में आ जाते हैं, कॉलेज में भी लिखते हैं माई फर्स्ट डे एट कॉलेज। अगला है उपनयन, बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन
देने की शुरुआत, जैसे स्कूल में एडमिशन देते हैं, ठीक है? उस वक़्त की जो सेरेमनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल कॉलेज में अगर कोई बच्चा जाता है, तो उनकी व्हाइट कोट सेरेमनी होती है, वैसे ही। नेक्स्ट है वेदारंभ, यानी कि वेदों की पढ़ाई स्टार्ट करने का संस्कार। इसको आप बोल सकते हैं हायर एजुकेशन की शुरुआत हो जाती है इसमें, ठीक है? अगला है समावर्तन, जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, तो ये संस्कार होता है। एग्ज़ाम्पल जैसे ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, वही। नेक्स्ट है विवाह, शादी का संस्कार, जब व्यक्ति अपनी गृहस्थ लाइफ स्टार्ट करता है। अगला है वानप्रस्थ, जब इंसान अपनी लाइफ मतलब अपनी सोसाइटी और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर संन्यास लेने के डिसीजन लेता है। जैसे रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को शांत और स्पिरिचुअल बनाने का स्टेज होता है, वही वानप्रस्थ मतलब फेज़ होता है हमारी लाइफ का, ठीक है? अगला है लास्ट एंड फाइनल, दैट इज़ अंत्येष्टि। ये अंतिम संस्कार होता है, बिल्कुल लास्ट, जिसमें इंसान के मरने के बाद किया जाता है। जो आप सुनते हैं ना अंतिम संस्कार, वही अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो ये सारे संस्कारों के बारे में बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट आता है रिलीजन, कि भाई लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे रिलीजन कैसा था। रिलीजन पढ़ने से पहले हम एक बार ये टेबल की तरफ ध्यान दे लेते हैं। इसमें कुछ 12 पोजीशंस के बारे में बताया गया है, जो राजा के कोर्ट में रहते थे, ठीक है? पहले है पुरोहित, यानी कि प्राइस्ट, राजा का धार्मिक गुरु, ठीक है? ऐसे बोलते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई अगर राजा महाराजाओं का सीरियल देखा हो, तो उसमें बोलते हैं कि ये हमारे राज पंडित हैं। तो वही जो राज पंडित होते हैं ना, उनको ही बोला जाता है पुरोहित। नेक्स्ट है महिषी, यानी कि राजा की पत्नी, ठीक है? क्वीन। अगली है, अगली मतलब पोजीशन, दैट इज़ क्राउन प्रिंस, राजकुमार जो फ्यूचर में जाके राजा बनने वाला है, ठीक है? जैसे एक आगे आने वाला राजा जो अभी ट्रेनिंग ले रहा है। नेक्स्ट है सारथी, सारथी यानी कि जो रथ है, रथ को चलाने वाला। तो इसमें सेनानी, यानी कि सेना का प्रमुख, जो युद्ध में सेना को लीड करता है। आज के ज़माने में इसे आर्मी चीफ कहा जा सकता है। अगला है ग्रामीणी, यानी कि हेड ऑफ विलेज, गांव का मुखिया, जो गांव के लोगों की प्रॉब्लम्स को देखता है और राज्य का प्रेजेंटेशन मतलब राज्य का प्रेजेंटेटिव होता है वो, ठीक है? अपने गांव को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है शत, यानी कि गेटमैन, जैसे आज के टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वैसे ही। अगला है हमारे पास ट्रेजरर, राज्य का खजाना और धन दौलत का इंचार्ज, जैसे एक अकाउंटेंट जो राज्य का पैसा संभालता है। अगला है भगदूत, यानी कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, ये राज्य में टैक्स कलेक्ट करने का काम करता है। जैसे आजकल टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, उसी टाइप से पहले भगदूत होते थे। नेक्स्ट है अक्षवापा, दैट इज़ कुरियर, एक मैसेज को दूसरी जगह पहुंचाने वाला, वो कुरियर है। अगला है फ्रेंड ऑफ किंग, दैट इज़ राजा का दोस्त, जो उसको मुश्किलों में सपोर्ट करता है, सलाह भी देता है। देखो फ्रेंड का काम तो यही होता है, सपोर्ट करना। जो सपोर्ट नहीं कर रहा है भाई आपके, अगर कोई हार्ड टाइम्स चल रहे हैं, तो उसमें अगर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो कैसा मित्र है? तो अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। अगली है गोविकर्ता, दैट इज़ हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये जंगल और जंगल के रिसोर्सेज का इंचार्ज होता है। जैसे आज के टाइम में फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं। जो 12 रत्नीनाज है, ये एक राजा के कोर्ट में अलग अलग जिम्मेदारियां पे अपना काम निभाते थे, जो पूरे राज्य के मैनेजमेंट में मदद करते थे, ठीक है? और इन सब के बारे में किस में लिखा है? शतपथ ब्राह्मण में लिखा है। इस बात का आप पक्का ध्यान रखना, इसको हाईलाइट कर लो बेशक। अब पढ़ते हैं हम रिलीजन के बारे में। स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ एक बार मैं। पहला पॉइंट आता है द अर्लियर divinities Indra and Agni were relegated into the background, while Prajapati, that is the creator of the universe, later known as Brahm, and Vishnu, patron god of Aryans, and Rudra, that is god of animals, later identified with Shiv, Mahesh, rose in prominence. Now Prajapati became supreme god. यानी कि शुरुआत में इंद्रदेव और अग्निदेव जैसे देवताओं का मतलब प्रभावशाली असर था इनका, ठीक है? इंद्रदेव को बहुत ज़्यादा मानते थे, अग्निदेव को बहुत ज़्यादा मानते थे। जैसे कहते हैं ना कि अग्नि को साक्षी मानकर मैं ये एक वचन देता हूँ, राजा महाराजा ऐसे बात करते रहते थे। तो यानी कि उस टाइम पे अग्नि की और इंद्रदेव की, इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। लेकिन बाद में उनका प्रभाव कम हो गया और उनकी जगह पे नए देवता जैसे कि प्रजापति, प्रजापति यानी कि ब्रह्मदेव, ठीक है? विष्णुदेव और रुद्र यानी कि महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों प्रमुख हो गए। Next is Pushan, who protected cattle in the early Vedic period, now became the god of Shudra. यानी कि पूषण जो पहले जानवरों के देवता थे, यानी कि जानवरों की सुरक्षा का दायित्व किसका था? पूषण देव का, ठीक है? बाद में वो किन के देवता बन गए?
शूद्रों के देवता बन गए। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई टीचर है, मान लेते हैं ए नाम का कोई टीचर है, वो पहले साइंस पढ़ाता था, ठीक है। फिर बाद में उसने एक किसी मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट को एक्सपर्ट बना लिया और उसी सब्जेक्ट को वो पढ़ाने लग गए, ठीक है। वैसे यहाँ पर है, जो पूषण गॉड है वो पहले जानवरों के मतलब जानवरों की रक्षा का ध्यान रखते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन बाद में वो शूद्रों के भगवान बन गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बृहदारण्यक उपनिषद वॉज फर्स्ट द वर्क टू गिव द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन दैट इज पुनर्जन्म एंड डीड्स दैट इज कर्मा। तो ये उपनिषद वो पहला शास्त्र था जिसमें पुनर्जन्म यानी कि जन्म के बाद फिर से जन्म लेना और कर्म यानी कि अपने कर्मों के अनुसार फल मिलना, ठीक है। पुनर्जन्म और कर्म ये दोनों के बारे में इस उपनिषद में बताया गया। कौन से में? बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया। जैसे हमारे एक्शन होंगे वैसा ही हमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर हम आज मेहनत करते हैं तो कल हमें उसका फल भी मिलेगा, ठीक है। सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा भी फल। Next, at the early simple ceremonial of Rig Vedic period gave place to elaborate sacrifices requiring the services of as many as 17 priests. In the later Vedas and Brahman sacrifices yani yajna means yag came into prominence. यानी कि ऋग वैदिक पीरियड में जो सिंपल पूजा होती थी पहले, वो धीरे धीरे एलेबोरेट हुई। पहले जो पूजा होती थी वो बिल्कुल सिंपल होती थी, लेकिन बाद की जो पूजा होने लगी थी इसमें मतलब बढ़ गई थी ना, पूजा की जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ी है, तो वो और एलेबोरेट हो गया। तो उसमें यज्ञ में 17 पुरोहित की ज़रूरत पड़ने लग गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले घर में सिंपल फंक्शन होते थे, लेकिन अब बड़े फंक्शंस में अलग अलग कामों के लिए डिफरेंट लोग होते हैं। जैसे कि डेकोरेटर आता है, इवेंट मैनेजर होते हैं, ठीक है, इन सबको हायर किया जाता है। नेक्स्ट है, यज्ञ के 2 टाइप बता रखे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ, फिर दोनों टाइप के सैक्रिफाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि बुक में गिवन है कि जो यज्ञ हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें लघु यज्ञ, लघु यज्ञ, ठीक है। लघु यानी कि छोटा। तो इसमें बता रखा है परफॉर्म्ड बाय हाउस होल्डर, एग्जाम्पल पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श यज्ञ ऑन अमावस्या ऑन द लास्ट डे ऑफ द डार्क फोर्टनाइट, पूर्णांशा यज्ञ ऑन पूर्णिमा दैट इज ऑन द डे ऑफ फुल मून एट्सेट्रा। तो हम ये जो लघु यज्ञ है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई कैसे कैसे यज्ञ होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं, इतना बहुत है, चलो। तो ये जो लघु यज्ञ है ये छोटे छोटे और घरेलू यज्ञ हैं जो एक आम गृहस्थ यानी कि घर का व्यक्ति अपने घर में कर सकता है। इन यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपने घर और परिवार की शुद्धि और शांति बनाए रखने के लिए होता है। इसमें पहला है पंच महायज्ञ। इसका मतलब है 5 अलग अलग तरह के यज्ञ हैं जो गृहस्थ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें 5 चीज़ें इंक्लूड होती है। पहला इसमें देव यज्ञ, ठीक है। देव यज्ञ में क्या होगा? देवों की पूजा होगी। अगला है पितृ यज्ञ, पितृ यानी कि एंसेस्टर्स, तो अपने एंसेस्टर्स को याद किया जाता है पितृ यज्ञ में। अगला है भूत यज्ञ यानी कि प्रकृति और प्राणियों के प्रति समर्पण। जैसे कि हिंदुइज्म में लिखा भी है कि अपने आसपास जो भी जीव जंतु होते हैं उन सबको समान मानना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हाँ इंसान है, इनसे इंसान ही सुपीरियर है और सब जानवर है हमारे आसपास, जीव जंतु हैं वो सब इन्फीरियर है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और इज्जत करनी चाहिए। अगला है मनुष्य यज्ञ यानी मानव सेवा। अगला है ब्रह्म यज्ञ, ठीक है। 5 हो गए ना। ब्रह्म यज्ञ भी बता देती हूँ मैं आपको, ज्ञान का अध्ययन करना, ठीक है। जैसे ज्ञान को अध्ययन करो यानी कि अपने ज्ञान को पहचानो और अच्छी बातें दूसरों को बताओ, ठीक है। ये सब आते हैं ब्रह्म यज्ञ में। तो 5 टाइप के कौन कौन से यज्ञ हो गए? पहले है देव यज्ञ, दूसरा कौन सा है? पितृ यज्ञ, देन भूत यज्ञ, देन मानव यज्ञ और लास्ट वाला कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। जैसे हम अपने घर में डेली पूजा करते हैं, दान देते हैं, गाय को भोजन देते हैं और ब्राह्मण को सम्मान देते हैं, वैसे सम्मान तो सबको देना चाहिए। अगला है अग्निहोत्र। ये एक छोटा सा यज्ञ है जिसमें गृहस्थ सुबह और शाम अग्नि में हवन करता है और उसके द्वारा देवताओं को प्रसाद अर्पित करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे घर में सुबह या शाम दीपक जलाना, अगरबत्ती लगाना या एक प्रकार का अग्निहोत्र ही माना जाता है जिसमें हम पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं अपने एनवायरनमेंट में शुद्धि के लिए, ठीक है। अगला है दर्श यज्ञ।
ये वाला यज्ञ जो है, ये अमावस्या के दिन किया जाता है, जो अंधेरे के समापन यानी कि अंधेरा खत्म होता है और एक नई मून साइकिल की स्टार्टिंग होती है। इस यज्ञ में गृहस्थ अपने घर और परिवार की भलाई के लिए एक हवन करता है या फिर पूजा करता है, ठीक। अगला है पूर्णमास यज्ञ। ये पूर्णिमा के दिन किया जाता है यानी कि फुल मून डे जो होता है ना, उस दिन किया जाता है, जिसमें चाँद की पूरी रोशनी आती है। पूरा चाँद होता है ना, ऐसे गोल चाँद होता है, फुल मून डे। उस दिन ये यज्ञ कराया जाता है ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और संपन्नता भी बनी रहे। और सत्यनारायण भगवान की पूजा भी होती है इसी दिन। जैसे पूर्णिमा के दिन लोग घर में एक्स्ट्रा पूजा पाठ और प्रसाद बनाते हैं। हमारे यहाँ तो जो आटा होता है उसको भूँध कर उसमें थोड़ा-सा घी मिलाकर, चीनी मिलाकर और तुलसी के छोटे-छोटे पत्ते, केला काट कर ये सब मिलाकर, ये तो एक प्रसाद हो गया। एक दूसरे प्रसाद होता है एक टाइप का, उसकी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दूध, दही और गंगा जल, घी होता है या फिर आप शहद भी डाल सकते हैं, ठीक है? ये 5 चीज़ें हो सकती हैं या फिर आप इसकी जगह तुलसी पत्ता भी डाल सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ होनी चाहिए, बस 5 होनी चाहिए, ठीक है? पंचामृत बोलते हैं उसको, फिर भगवान को चढ़ाने के बाद वो हो जाता है चरणामृत। तो ये 2 टाइप के प्रसाद बनते हैं हमारे साइड, सत्यनारायण जी की पूजा के टाइम पे। कोई-कोई बूंदी का प्रसाद भी बाँट देते हैं। इन लघु यज्ञ का मकसद क्या है? अपने परिवार में शांति और सद्भावना बनाए रखना। ये हमारे डेली लाइफ़ के वो एक्शंस हैं जो एक सिंपल और पॉजिटिव जीवन जीने में मददगार होते हैं, ठीक है? पूजा पाठ से तो वैसे देखो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है, तो पूजा पाठ और मेडिटेशन तो करना ही चाहिए ताकि हमारी जो मेंटल पीस है वो बनी रहे, ओके? अब देखते हैं महायज्ञ के बारे में। अब देखो लघु यज्ञ तो क्या है कि सब लोग करा सकते हैं, नॉर्मल लोग भी। लेकिन जो महायज्ञ है, ये सब बड़े-बड़े लोग कराते थे। जैसे कि राजा हो गया, कोई बड़ा बिज़नेसमैन है, वो सब कराते थे। इसमें पहले आता है राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ठीक है? ये एक राजा के राजपोष यानी कि राज्याभिषेक का यज्ञ होता था। यानी कि राजा बनने के दौरान जो भी प्रोसेस होता था, उस टाइम पे ये यज्ञ कराया जाता था। ये यज्ञ 1 साल तक चलता था। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1 ईयर, ठीक है? 1 साल। और इसमें भी अलग-अलग छोटे-छोटे यज्ञ भी होते रहते थे। बाद में इसे सिंपल एक वर्ड से बता दिया गया कि भई इसको हम बोलेंगे राज्याभिषेक, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज के समय में किसी नए पीएम का ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है, जो एक ग्रैंड इवेंट होता है। पहले इसमें कई दिन लग जाते थे, पर अब इसमें क्या है, इसको भी सिम्प्लीफाइड कर दिया गया है। अगला आता है इसमें वाजपेय यज्ञ, दैट इज़ ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ व्हिच लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 17 डेज़ अप टू फुल 1 ईयर। ये यज्ञ शक्ति और ताकत बढ़ाने के लिए होता था। इसमें एक स्पेशल ड्रिंक का प्रसाद दिया जाता था, जो कि 17 दिन से लेकर 1 साल तक होता था, ठीक है? जैसे आजकल जो जिम होता है, ठीक है? जिम में लोग स्पेशल प्रोटीन शेक या एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, ताकि उनकी शक्ति बढ़ी रहे और वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाए। यज्ञ के दौरान भी इस ड्रिंक को पी सकते थे, ठीक है? ताकि शक्ति और बल का अनुभव करते रहें। अगला आता है अश्वमेध यज्ञ, हॉर्स सैक्रिफाइस व्हिच लास्टेड फॉर 3 डेज़। ये एक विशेष टाइप का यज्ञ होता था जिसमें राजा एक घोड़े को अपने राज्य की सीमा पर भेजता था। जैसे कि बताती हूँ मैं आपको सही से। जैसे ये राजा का मतलब ये है राजा का किंगडम, ठीक है? ये पूरा राजा का एरिया है। तो इसमें क्या होता था, राजा एक घोड़े को अपने राज्य की सीमा पर भेजता था। 3 दिन तक ये यज्ञ चलता था और अगर घोड़े को कोई दूसरा राजा रोकता, जैसे यहाँ तक घोड़ा गया, ठीक है? अगर यहाँ तक किसी राजा ने आके इस घोड़े को रोक लिया, राजा रोकता था उस घोड़े को उसके बीच में और जिसका ये घोड़ा था, उस राजा के बीच में लड़ाई होती थी, ठीक है? युद्ध होता था। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि नहीं रोका किसी ने, ठीक है? आगे तक चलता गया राजा, यहाँ तक पहुँच गया जैसे, इस एरिया तक पहुँच गया और किसी भी राजा ने इस घोड़े को रोका नहीं। तो ये राजा क्या सोचेगा कि चलो भई यहाँ तक किसी ने नहीं रोका मेरे को तो, ठीक है? तो ये सारा जो भी एरिया है, ये सब मेरे अंडर आ जाएगा। जैसे कि आज के टाइम का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आज के समय में किसी कंपनी का अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना है, ठीक है? अगर कोई दूसरी कंपनी उस एरिया में कम्पीट करती है, तो वो एक प्रकार का कॉम्पिटिशन ही है। अगर नहीं करती तो उसका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है? ये होता था अश्वमेध यज्ञ में और इसका टाइम पीरियड क्या है? 3 डेज़ है। अगला देखते हैं हम अग्निशोम यज्ञ। स्क्रीन को मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ।
तो अगला है अग्निष्टोम यज्ञ, sacrifice of animals dedicated to Agni, which lasted 1 day, although Yagnik and his wife spent ascetic life for a year before Yag. On the occasion of this Yag, Somarasa was consumed. तो ये कौन सा यज्ञ है? ये है अग्निष्टोम यज्ञ। इसमें क्या होता है? ये एक ऐसा यज्ञ है जिसमें पशुओं का बलि अग्नि देवता के लिए दिया जाता था। ठीक है, ये यज्ञ 1 दिन चलता था। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1 डे। लेकिन यज्ञ करने वाला यानी कि जो मेल है और उसकी वाइफ यज्ञ के पहले 1 साल तक, जैसे आज यज्ञ करवाया है तो आज से मतलब पिछले साल का जो आज का दिन था तब से लेकर आज के प्रेजेंट डे तक, जैसे फॉर एग्जांपल 12 नवंबर को किसी ने यज्ञ करवाया 2024 में, ठीक है, तो पिछले साल 12 नवंबर 2023 से लेकर आज का जो दिन है 12 नवंबर 2024, इस टाइम तक दोनों हस्बैंड वाइफ कैसे रहते थे? एकदम तपस्वी जीवन जीते थे। इस यज्ञ में सोमरस पिया जाता था, जो कि एक पवित्र ड्रिंक माना जाता है। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में हम किसी बड़ी पूजा या हवन से पहले कुछ दिन तक शुद्ध और साफ सुथरा जीवन जीने का संकल्प लेते हैं, वैसे ही तब यज्ञनिक और उनकी पत्नी 1 साल तक तपस्वी जीवन जीते थे। ओके, अगला पॉइंट है टुवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड देयर वाज द एमर्जेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट cults, rituals and priestly domination. Reflection of this mood is found in the Upanishad. यानी कि वैदिक पीरियड के लास्ट में लोग यज्ञ और रिचुअल में घुसे रहे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों में इन सब चीज़ों के प्रति विरोध भी आने लग गया। उनका मानना क्या था कि जो असली ज्ञान और भक्ति है वो बिना पूजा पाठ के भी की जा सकती है, बिना बलि दिए भी की जा सकती है। ठीक है, बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है पूजा पाठ में। तो ये सोच उपनिषदों में दिखाई देती है। जो पूजा पाठ करते हैं उनसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि अपने मन को शुद्ध करना। ठीक है, अपना मेडिटेशन करना, ध्यान करना अपना। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि भाई पूजा पाठ तो कर लेते हैं लेकिन उनका जो मन है वो शुद्ध नहीं होता। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो उनका मन तो बिल्कुल शुद्ध होता है, ठीक है, बिल्कुल प्योर सोल होते हैं वो, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, अपना काम पूरा करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ ज़्यादा नहीं कर पाते। तो अच्छा कौन हुआ? जिसका मन एकदम शांत है, एकदम प्योर है, ठीक है, ना कि उसका जो सिर्फ पूजा पाठ करता है लेकिन अंदर उसके अंदर मतलब जेलसी होती है, कोई कोई ज़्यादा अगर तरक्की कर रहा है तो उससे जेलस फील कर रहा है, लेकिन वो पूजा पाठ भी करता है तो उसकी जो पूजा है वो सफल नहीं रहेगी। तो ये सब इसमें बताया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में कि भाई लेटर वैदिक पीरियड की के टाइम की जो इकोनॉमी है वो कैसी थी, यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आता है लैंड हैड नाउ बिकम मोर वैल्यूएबल देन काउस, एग्रीकल्चर बिकेन to replace rearing of cattle. The plow was at times drawn by 24 oxen. Manure was known. ठीक है, अब ज़मीन जो थी वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई थी एज़ कम्पेयर टू काउ। ठीक है, गायों से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गई? ज़मीनें हो गई। लोग अब खेती बाड़ी करने लगे थे और पशुओं का जो पालन पोषण था वो कम हो गया था। ठीक, पशुओं का पालन पोषण कम हो गया और खेती बाड़ी में ज़्यादा ध्यान लगने लग गया किनका? लोगों का। खेती में हल का इस्तेमाल होता था जो कभी कभी 24 बैलों को खींचना पड़ता था। ठीक है, और खाद का भी यूज़ होता था उस टाइम पे। आज भी एक किसान के लिए उसकी ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही तब भी लोग खेती को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है राइस, बर्ली, बीन्स, सेसम, व्हीट वर कल्टिवेटेड। उस टाइम की कुछ फसलों के नाम बताए गए हैं, जैसे चावल, जौ, मूंग, तिल, गेहूँ। ठीक है, ये सब उगाने लगे थे लोग। अगला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एडवांस्ड एज इंडिकेटेड बाय न्यू ऑक्यूपेशंस लाइक फिशरमैन, वॉशरमैन, डायर्स, डोर कीपर्स एंड फुटमैन। तब नए नए व्यवसाय यानी कि अलग अलग ऑक्यूपेशन आ गए थे। फॉर एग्जांपल मछुआरे, धोबी, रंगरेज, ठीक है, दरवान और पहरेदार भी शुरू हो गए थे। ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोफेशन से, जैसे आज के टाइम पे डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई प्लम्बर है, कारपेंटर है, अलग अलग टाइप के सबके प्रोफेशंस हैं। उसी टाइप से अगला है पॉइंट इंडिकेटिंग स्पेशलाइजेशन distinction was drawn between the chariot maker and the carpenter and the tanner and the hide dresser. अलग अलग काम में स्पेशलाइजेशन होने लगा था, जैसे कि रथ बनाने वाला और लकड़ी का काम करने वाला अलग अलग होते थे, और चमड़ा बनाने वाला और उसका ट्रीटमेंट करने वाला वो भी अलग था। ठीक है, जैसे आज हम अलग अलग एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैकेनिक, कारपेंटर, टेलर, अलग अलग काम के लिए, वैसे ही तब भी काम के लिए
मतलब काम के हिसाब से लोग अलग-अलग होते थे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेबल एडवांस वाज मेड इन द नॉलेज ऑफ मेटल्स। मेंशन ऑफ टिन, सिल्वर एंड आयरन वाज मेड अपार्ट फ्रॉम गोल्ड, अयास दैट इज़ आइदर कॉपर और आयरन इन द ऋग्वेद। तो जो लोहा है जैसे लोहा, चांदी, सिल्वर और सोने का भी ज़िक्र उस टाइम पे आ गया था। लोग मेटल्स के काम में काफ़ी महारत हासिल कर चुके थे उस टाइम पे। एविडेंस वाज देयर रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इनटू गिल्ड्स बिकॉज़ ऑफ रेफरेंस टू कॉर्पोरेशन दैट इज़ गन एंड एल्डरमैन दैट इज़ श्रेष्ठेन्स। यानी कि तब व्यापारियों के संघ और समूह बनते थे, ठीक है? जिसे गण और श्रेष्ठेन कहते थे। ये संघ व्यापारियों की आपस में मदद भी करते थे, ठीक है? हेल्प करते थे व्यापार को बढ़ाने के लिए। पॉइंट है पीजीडब्ल्यू दैट इज पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर और इसका टाइम पीरियड बता रखा है 1100 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, ठीक है? तो ये एक ऐसी संस्कृति थी, ऐसा एक कल्चर था जिसमें कुछ स्पेशल टाइप के रंग के बर्तन और कपड़े यूज़ होते थे, ठीक? तो इसमें बस आप ये टाइम पीरियड याद रखना और कुछ भी याद रखो या ना रखो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बस ये कल्चर का टाइम पीरियड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? आज हो गया है आपका लेटर वैदिक पीरियड कंप्लीट। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे महाजनपद पीरियड के बारे में, जो कि उसका टाइम पीरियड है 600 बीसी से लेकर 325 बीसी तक, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे अब हम। तो पढ़ते रहिए और रिवाइज़ करते रहिए। थैंक यू सो मच। ये स्माइली आपके लिए।